ओके सो इसके लिए लाइक कर देना अगर आपने इसको मूवी में मिस कर दिया था। इस सीन में सीबीआई वालों को एक गोल्ड का बिस्किट मिल जाता है। दरअसल इस सीन में जब रॉकी के गार्ड्स गोल्ड को शिफ्ट कर रहे थे तब गलती से ये बॉक्स गिर गया था और फिर उन्होंने वापस इसको भरा। तो आप नोटिस कर सकते हो कि जब इस बॉक्स को उठाया गया था तब वहाँ से एक गोल्ड का बिस्किट गिर गया था और यही बिस्किट सीबीआई वालों को मिलता है। सो नो चीटिंग, अभी के अभी लाइक ठोको अगर आपने इसको मूवी में मिस कर दिया था। पार्ट 1 के इस सीन में रॉकी समंदर में उतरने की बात कहता है, चलो उतर के माँ भी लेते हैं, जो कि पार्ट 2 के एंडिंग सीन को फोरशैडो कर रहा था। देख सकते हो नील प्रशांत जो इस मूवी के डायरेक्टर एंड राइटर हैं, उन्होंने पार्ट 2 के एंडिंग के सीन का हिंट हमें यहाँ पर ही दे दिया था, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया। ऑलराइट, तो इस सीन में अधीरा ने रॉकी को घुटनों पे ला दिया था और फिर रॉकी ने अधीरा को इस सीन में घुटनों पे ला दिया था। और आप नोटिस कर सकते हो कि अधीरा का ईगो इतना बड़ा था कि वो ठीक से घुटनों पर भी नहीं आ रहा था। आप नोटिस कर सकते हो। इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि रॉकी के माँ के पास एक चूड़ी है, लेकिन अगर हम समय में बैक जाए तो इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि उनके हाथ में बहुत सारे चूड़ियां हैं। रॉकी का बाप दारू पीने के अलावा और कोई काम नहीं करता था, जिससे कि सारा काम रॉकी की माँ करती थी। और ये औरतों के साथ प्रॉब्लम होती है कि काम करते करते चूड़ियां टूट जाती है, तो रॉकी की माँ बहुत काम करती थी जिससे कि उनकी चूड़ियां टूट टूट के यहाँ पर एक हो गया था। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में अधीरा इजीली रॉकी को गोली मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। दरअसल इस सीन में हम जानते हैं कि अधीरा वाइकिंग्स के रूल को फॉलो करता था और वाइकिंग्स कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करते। तो इस सीन में अधीरा को सिर्फ रॉकी का पीठ दिखाई दे रहा था, जिससे वो पीठ पीछे वार नहीं कर सकता। डिटेल नंबर 23। तो इस सीन में अधीरा रॉकी को एक लात मारने वाला होता है और रॉकी हट जाता है और वो लात एक ड्रम में लग जाती है। नाउ इफ यू विल लुक केयरफुली तो आप नोटिस कर सकते हो कि इस बैरल में डेंट आ गया था, यानी कि अधीरा ने बहुत जोर से ये लात मारा था। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं, जैसे कि इस सीन में इस बुक में लिखा हुआ होता है। इस सीन में आप एक राइफल को देख सकते हो और ये जो राइफल है रॉकी ने सारा सोना पानी के अंदर डुबा दिया था। तो क्या आज की टेक्नोलॉजी से उस सोने को बाहर निकालना पॉसिबल है? अगर है तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो गाइस मैंने KGF को 4K में डाउनलोड किया था एंड गेस व्हाट, आई कांट टेल यू कि मुझे कितने सारे डिटेल्स मिले, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और ये पार्ट 4 है, बाकी के पार्ट्स भी आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। और पार्ट 4 में 1.4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड गाइस इससे पहले मैंने रावण का डिटेल वीडियो अपलोड किया था, 99% पॉजिटिव कमेंट आए थे और 1% लोगों ने बोला था इसका VFX तो अच्छा था लेकिन इसकी कहानी बच्चों वाली थी। लेकिन अगर आप उसके पीछे के साइंस को समझोगे कि आसपास के EM वेव से यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पिक्सल्स को एक वर्चुअल फॉर्म दिया गया था। जो पिक्सल्स आपके मोबाइल के अंदर है उनको एक वर्चुअल फॉर्म दिया गया था, जिससे कि वो कैरेक्टर बाहर आ गए थे। तो अगर इस साइंस को समझोगे तो इस रावण मूवी की स्टोरी बच्चों वाली नहीं थी। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हो। सिर्फ 8 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा व्यूज है, आप जाकर देख सकते हो। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। वैसे मैं एक फोटो एडिटर हूँ, रिसेंटली मैंने गलती से अपना सर फोड़ लिया था एंड गेस व्हाट, मैंने अपना एक क्रिएटिव फोटोशूट कर लिया। हुई आप जाकर फॉलो कर सकते हो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। सो गाइस माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द HBT। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ओके सो डिटेल नंबर 1। जब रॉकी की माँ रॉकी को कुछ कहानी बोल रही थी तब आप यहाँ पर ईयर को नोटिस कर सकते हो जो है 1955। और अगर आपको याद है तो हमारे रॉकी भाई 1951 में पैदा हुए थे। Since 1951 और ये 1955 है, यानी कि इस सीन में रॉकी का एज 4 साल होता है। डिटेल नंबर 2। अगेन इस सीन में रॉकी की माँ कहती है, कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं है रे? मतलब रॉकी के माँ को भी सोना पसंद था और इसका हिंट उनके नाक के रिंग से ही पता लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये रिंग सोने का है। इस सीन में बैकग्राउंड में आप रॉकी के फादर को भी नोटिस कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि आपने इस चीज को कभी भी नोटिस किया होगा। बढ़ते हैं अगले डिटेल की तरफ। डिटेल नंबर 3। ओके तो इस पार्लियामेंट वाले सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि पुलिस कार 98 को यूज कर रही थी, जो कि काफी सही बात है। 70s या 90s में दिल्ली के पुलिसों का ये मेन वेपन होता था, जो है कार 98। और इस कार 98 को हमने PUBG और RRR में भी देखा है, जिसको मैंने RRR के डिटेल वीडियो में बताया था। गोडाउन एक नंबर, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। डिटेल नंबर 4। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था और ये पार्ट 4 है कि ये जो हमारे अर्थ का खिलौना है जिसको रॉकी रोटेट कर रहा था, इसको हम इस सीन में इस टेबल में नोटिस कर सकते हैं और ये वही है। ये वही खिलौना है। रॉकी ने इस चीज को छुआ था और मिस्टर आनंद इंगलगी ने इसको संभाल के रखा था। लेकिन शायद ही आपने नोटिस किया होगा इस रूम में, मतलब जो आनंद इंगलगी का जो रूम था वहाँ यहाँ पर हम KGF के मैप को नोटिस कर सकते हैं और ये वही मैप है जिसको हमने पार्ट 1 में देखा था जब रॉकी मेंटेनेंस रूम के अंदर घुसा था। डिटेल नंबर 5। तो इस खुदाई वाले सीन में, मतलब जब रॉकी की मूर्ति की खुदाई चल रही थी तब यहाँ पर ये जो क्रेन या फिर JCB था, वहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर को नोटिस कर सकते हो, 9448018970। तो जब मैंने इसको कॉल किया और देखो मुझे क्या मिला। आप
जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है। मतलब कमाल है यार, मतलब कुछ मिली सेकंड का ये सीन था और इस मिली सेकंड के लिए भी नील प्रशांत सर ने एक फेक नंबर दिखाया, जो कि काफी सही बात है। सो दैट्स व्हाई दिस डायरेक्टर इज लेजेंड। एंड आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ होता है डीजल। अजीब है ना, पेट्रोल क्यों नहीं? वेल आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स होते हैं उनको टॉर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। टॉर्क यानी कि रोटेशनल फोर्स। यूं समझ लो कि उनका पिकअप बहुत ज्यादा होता है। और जो लाइटर व्हीकल होते हैं जैसे बाइक और रेसिंग कार, इनको पेट्रोल की जरूरत होती है क्योंकि उनका वेट कम होता है और उन्हें सिर्फ स्पीड चाहिए। एंड में आपको बता दूं, डीजल से आपको उतना स्पीड नहीं मिलेगा जितना आपको पेट्रोल से मिलेगा। डिटेल नंबर 6। ओके, तो इस सीन में इनको बाद में KGF चैप्टर 2 का बुक मिल जाता है, लेकिन इस बुक को आप पहले भी इस सीन में यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। एंड नोटिस कर सकते हो कि इसको इतना नॉर्मली रखा हुआ है। वेल इन लोगों ने सोचा था कि मिस्टर आनंद इंगलगी चैप्टर 2 के बुक को बहुत छुपा के रखा है, लेकिन ये बुक काफी नॉर्मल जगह रखी हुई होती है, तो इसलिए इनको इतना टाइम लग गया था इस बुक को ढूंढने में। डिटेल नंबर 7। तो इस सीन में जब उनको फाइनली चैप्टर 2 का बुक मिल जाता है, तब उसके ऊपर एक बुक होता है जहाँ पर शायद क्रिमिनल जर्नी बोल के लिखा हुआ होता है। और ये फोरशैडो कर रहा था रॉकी के क्रिमिनल जर्नी को, क्योंकि शायद ही आपने नोटिस किया होगा इस पूरे चैप्टर 2 में रॉकी एक क्रिमिनल होता है, क्योंकि चैप्टर 2 के पूरे स्टोरी में वो KGF का लीडर होता है जो इलीगल माइनिंग चला रहा था, तो हो गया ना क्रिमिनल। एंड पार्ट 1 में ये बच्चा बोला था तो पूरे चैप्टर 1 में रॉकी हीरो था और पूरे चैप्टर 2 में वो एक क्रिमिनल था, यानी कि वो एक विलेन था। और ये इसी चीज को फोरशैडो कर रहा था। आपने नहीं सोचा था ना, मेरे को पता है। डर और इज्जत तो दिल में होना चाहिए। एडिसन में आप नोटिस कर सकते हो कि राघवन सर CBI के डायरेक्टर है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं। एंड उनको यहाँ पर काम करते हुए 24 साल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि वो 54 बैच से हैं और ये 78 है, तो हो गया ना 24 ईयर। विच बैच आर यू रमेश? डिटेल नंबर 8। ओके, सो इस सीन में रॉकी कहता है अरे बसा रे बसा। उसने बसा कहा था, यानी कि मराठी में बैठ जाओ। उसने मराठी बोला था क्योंकि वो बचपन से बॉम्बे में था और बॉम्बे में मराठी चलती है, सो दैट्स द रीजन। और ये एक फैक्ट है, इस सीन के पूरे शूटिंग के दौरान एक भी लाइट यूज नहीं हुआ था। जो शूटिंग के जो लाइट्स होते हैं वो एक भी यूज नहीं हुआ था। ये जो भी लाइट आप देख रहे हो जो उनके फेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो एक्चुअली इन फायर का होता है। अदरवाइज दे डिड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ लाइट्स। एंड इस सीन में रॉकी कहता है जगह के लिए नया हूँ, फील्ड में नहीं, क्योंकि वो इससे पहले भी गोल्ड का ही धंधा करता था, तो ये गोल्ड का धंधा उसके लिए नया नहीं है। डिटेल नंबर 9। ओके, सो नील प्रशांत सर ने एक डिटेल कंफर्म की है। इस सीन में रॉकी एक्चुअली कमल को मारना नहीं चाहता था। वेल आप नोटिस कर सकते हो, रॉकी गोली चलाने के बाद थोड़ा सोचता है। एक्चुअली रॉकी उसके शोल्डर में फायर करना चाहता था। एंड यू नो, शोल्डर में फायर करने से कोई इंसान जल्दी मरता नहीं है, लेकिन रॉकी का निशाना थोड़ा चूक जाता है, जिससे कि गोली डायरेक्ट कमल के दिल में जाकर लगती है। तो यहाँ पर रॉकी एक्चुअली इसी सोच में पड़ जाता है, अबे गोली तो दिल में लग गई, जाने दे, किधर था मैं। एंड डिटेल नंबर 10। ओके, सो मैंने आपको पहले भी प्रूफ किया है कि ये जो रूम था ये सूर्यवर्धन का रूम था, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर चीजों को सोने से बना हुआ नोटिस कर सकते हो, बिकॉज सूर्यवर्धन वॉज द किंग ऑफ गोल्ड। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में बैकग्राउंड में आप एक पानी के मटके को नोटिस कर सकते हो, और ये कहानी गरुड़ा के मरने के 4 दिन बाद की है। तो मुझे लगता है कि इन 4 दिन रॉकी ने वानारम को सिर्फ पानी पिला के जिंदा रखा था, क्योंकि इस सीन में वो जिस स्टाइल से वॉक करता है देख के ऐसा ही लगता है कि वो 2-3 दिन खाना नहीं खाया है, तो इसलिए वो बहुत कमजोर हो गया था और रॉकी को ये बात पता था। इसीलिए रॉकी ने उसके जंजीरों को खोलने को कहा था और हाथ में शॉटगन पकड़ा दिया था, क्योंकि रॉकी को पता था कि ये कमजोर आदमी गन चला ही नहीं सकता, उसका रिकॉल ही कंट्रोल नहीं कर सकता। रिकॉल की वजह से उस गन का निशाना ऊपर लगता, लेकिन वानारम इतना कमजोर होने के बाद भी उसने करेक्ट निशाना लगाया था, जिसे देख के रॉकी सच में उससे मान जाता है। एंड इस सीन में रॉकी ने जैसे वानारम को जंजीर पहनाया है, वेल इसी तरीके से वानारम ने भी उसे पहनाया था, एंड दैट्स कॉल्ड रॉकीज रिवेंज। डिटेल नंबर 12। इस सीन में हम एक वारका का सीन देखते हैं, और वारका में गोल्ड से मिट्टी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो इन मिट्टी का जो कलर था वो गोल्डिश था, एंड यू नो द रीजन। एंड इस सीन में हम पहली बार अधीरा के तलवार को देखते हैं, एंड आप नोटिस कर सकते हो कि इस तलवार में कहीं भी गोल्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उसके आर्मर में भी नहीं। सूर्यवर्धन जो उसका भाई गोल्ड का किंग था, उसने थोड़ा सा भी उसका गोल्ड यूज नहीं किया। अपने भाई का गोल्ड यूज ना करके अधीरा सूर्यवर्धन को दिखाना चाहता था कि उससे उसके गोल्ड की तरफ कोई भी लालच नहीं है, ताकि सूर्यवर्धन अधीरा के इस ऑनेस्टनेस को देख के उसका साम्राज्य उसे दे दे। लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया था और साम्राज्य गरुड़ा को दे दिया था पार्ट 1 में। डिटेल नंबर 12। तो इस सीन में हम सूर्यवर्धन के उसी हाथ को देखते हैं, एंड उसके हाथ में एक रिंग था, और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस रिंग में एक लाल कलर का पत्थर है, तो ये है रियलिटी स्टोन। मजाक कर रहा हूँ यार। और इस पत्थर को कहा जाता है रूबी, और ये स्टोन सूर्य सन को रिप्रेजेंट करता है।
अब हो सकता है कि सूर्यवर्धन का सिंह राशि का लग्न का कुंडली था, जिस कुंडली के पहले घर में लग्नेश के घर में सूर्यदेव विराजमान होते हैं। जैसे कि मेरा कन्या लग्न का कुंडली है और मेरे पहले घर में बुधदेव विराजमान है, तो इसलिए मैं टाइम स्टोन पहन सकता हूँ, तो इसलिए मैं पन्ना को पहन सकता हूँ। और मेरे पंचम घर में शनिदेव है, जो कि लव अफेयर्स, स्टडी और फोकस का घर माना जाता है। यानी कि मैं स्पेस स्टोन भी धारण कर सकता हूँ, यानी कि नीलम, यानी कि मैं नीलम भी धारण कर सकता हूँ, जिसको कहा जाता है ब्लू सफायर। आप भी कुंडली देख के जेम स्टोन धारण कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर गलत स्टोन पहनोगे तो आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में जब फरमान रस्सी काट रहा होता है, तब आप बैकग्राउंड में इस बोर्ड को नोटिस कर सकते हो, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कॉशन डेंजर अहेड, यानी कि चेतावनी आगे खतरा है। और ये ठीक फरमान के साथ भी होता है। यहाँ पर फरमान के आगे अंधेरा होता है और जो उसके लिए खतरा था, और ये बोर्ड इसी चीज को फोरशैडो कर रहा था। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में जब रॉकी रीना को बचाने के लिए अपने कार मस्टैंग को चूज करता है, तब आप यहाँ पर इस रोल्स रॉयस को देख सकते हो, जिसको हमने पार्ट 1 में इस पुलिस स्टेशन वाले सीन में देखा था। डिटेल नंबर 15। ओके, तो ये चीज काफी लोगों के मन में डाउट था कि रॉकी के तो दिल में गोली लगती है, तो वो जिंदा कैसे है। वेल, इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो गोली है वो उसके दिल के थोड़ा ऊपर है। यूजुअली इंसान का दिल यहाँ पर होता है, लेकिन ये गोली यहाँ पर लगी है, यानी कि ये गोली उसके दिल के थोड़ा सा ऊपर लगा था, जिसकी वजह से रॉकी का कुछ ज्यादा भारी नुकसान नहीं होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 16। तो इस सीन में वानरम कहता है कि शेर अपने शिकार का गला दबोच लेता है, जिससे कि हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं, सुन पड़ जाती है। वेल, इसी टेक्निक से एंड में रॉकी ने अधीरा को हराया था। आप नोटिस कर सकते हो कि रॉकी ने अधीरा का गला दबोच लिया था, और इसको मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था पार्ट 1 में शायद। वेल, यही नहीं, इसी टेक्निक से वानरम यहाँ पर एंड्रूस को मारता है। उसने एंड्रिस का गला दबोच लिया था, जिससे कि एंड्रिस का हाथ पैर काम करने बंद हो गए थे, आप नोटिस कर सकते हो, और वो मर गया था। और भाई दया और एंड्रिस को विलन बना दिया। यह चीज मेरे को थोड़ा सा घटिया लगा, क्योंकि पार्ट 1 में वो बहुत अच्छे लोग थे। आप नोटिस कर सकते हो पार्ट 1 में एंड्रिस बच्चों के साथ खेल रहा था, और बच्चों के साथ वही खेलते हैं जिनका दिल काफी अच्छा होता है। जैसे रॉकी का दिल अच्छा था और उसे बच्चे पसंद थे, लेकिन इसी कैरेक्टर को पार्ट 2 में नेगेटिव बना दिया, और ये चीज मेरे को थोड़ा सा खटक रहा था। एनीवेज, लेट इट गो। और आप नोटिस कर सकते हो कि बच्चे वानरम को देख के डर जाते हैं, क्योंकि उनको अभी भी वानरम का वो एंग्री वाला फेस याद है। और डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में चाचा के गार्ड्स सडनली फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वेल, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो जब चाचा ने इस चीज को खाया था तभी से फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि चाचा का इस चीज को खाना ये उनके लिए सिग्नल था। और डिटेल नंबर 20। तो इस इंटरमिशन वाले सीन में यहाँ पर लिखा हुआ होता है एल डोराडो इज माइन, और ये जो माइन था वो रेड था, और ये गोल्ड के लिए खून की नदियां बहानी पड़ती है, इसी चीज को फोरशैडो कर रहा था। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि रॉकी जैसे खड़ा हुआ है, पार्ट 1 के इंटरमिशन सीन में भी वो ऐसे ही खड़ा था, और उसने सेम एक्सेसरी को पहना था, बेल्ट, कोट, शर्ट। और पार्ट 1 में उसके हाथ में दारू होता है, और पार्ट 2 में AK-47। और ये फोरशैडो कर रहा है कि पार्ट 2 में उसका पावर AK-47 था, और पार्ट 1 में उसका पावर दारू था। कुछ भी। डिटेल नंबर 21। तो इस सीन में रॉकी अपने गन से स्मोक हटाता है। उसका जो इनविजिबल गन था, उसने एक गन को एज्यूम किया था। गन तो नहीं होता है, लेकिन तो जब रॉकी ने फू मार के स्मोक हटाया था, तब आप नोटिस कर सकते हो कि इस एरिया के जो स्मोक थे वो भी रिमूव हो गए थे। डिटेल नंबर 22। तो इस सीन में डॉक्टर अधीरा के बॉडी से छोटे छोटे मेटल पीसेस को निकालता है, और अधीरा कहता है कि बड़ा वाला रहने दे। तो ये जो छोटा मेटल पीस है, इसको आप इस सीन में यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, जो उसके बॉडी के अंदर आधा घुसा हुआ है। एंड गाइस, आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये मेटल पीसेस अधीरा के शरीर के अंदर घुसे कैसे। वेल, इस सीन में एक्चुअली अधीरा के ठीक सामने RPG ब्लास्ट होता है, और ये मेटल पीसेस उसी से आए थे। ओके, सो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया, क्या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल इंडिया में है। एंड आप नोटिस कर सकते हो इसके पीछे जो परछाई है वो रॉकी का ही है। ओके, तो ये एक काफी सुंदर सा कॉल बैक था जिसको आपने मिस कर दिया होगा। इस सीन में ऊपर हेलीकॉप्टर से बहुत हवा आती है, और उस हवा से रॉकी का बाल लहरा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये कॉल बैक है पार्ट 1 के इस सीन का, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर हेलीकॉप्टर होता है जिसके हवा से उसके बाल लहरा रहे थे। और यहाँ पर गॉगल्स है, और यहाँ पर भी उसने गॉगल्स ही पहना है। एंड दिस डॉक्टर इज रियली ऑसम। डिटेल नंबर 24। ओके, सो यहाँ पर ये कहता है इसको एक बार जलाओ तो जलता ही रहता है। वेल, इस गन का नाम है M134, जिसको हमने कैथी मूवी में देखा था, और वो भी एक दूसरा यूनिवर्स है जिसका नाम है लोकी यूनिवर्स। तो मुझे लगता है कि नील प्रशांत सर ने लोकी यूनिवर्स का एक ईस्टर एग इस मूवी में ऐड किया है, जैसे कि आपको मार्वल के मूवीज में DC का कभी कभी ईस्टर एग्स मिलता है। तो मुझे लगता है कि नील प्रशांत सर ने लोकी यूनिवर्स के ईस्टर एग के नाम पे ये गन ऐड किया है, यानी कि दिखाया है, जिसको हमने पहले कैथी मूवी में देखा था। और हाँ, कैथी मूवी का भी डिटेल वीडियो है, कैथी और विक्रम, आप जाकर देख सकते हो। 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज है भाई, वाह। तो इस सीन में आप एक राइफल को नोटिस कर सकते हो, जो एक स्नाइपर है, और इसका नाम है बैरट M95। और ये स्नाइपर हमारे इंडियन आर्मी का बेस्ट स्नाइपर माना जाता है, जिसको हमने वॉर मूवी में नोटिस किया था, और इसके बारे में शायद मैंने वॉर मूवी के डिटेल वीडियो में बताया था।
तो इस सीन में अधीरा रॉकी को नहीं मारता क्योंकि उसका पीठ दिखाई दे रहा था, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। डिटेल नंबर 26। अब इस डिटेल के लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा। इस सीन में जब रॉकी अपना हाथ रीना के पेट में रखता है तब रॉकी के हैंड में कुछ स्पॉट, कुछ घाव को नोटिस कर सकते हो, जिसके बारे में पार्ट 1 में इन भाई साहब ने रॉकी को कहा था, जिसको मैंने इस वीडियो में बताया था। हाथों के ऊपरी तरफ के घाव बता रहे हैं कि तुम काम क्या करते थे। रॉकी ने गुंडों को मार मार के उसके हाथ के ऊपर घाव बना लिया था। तो ये डिटेल आपके नॉलेज के लिए है। ओके, सो इस सीन में रॉकी जॉन का दूसरा हाथ काट देता है और आप नोटिस कर सकते हो कि उसका जो कटिंग पार्ट था, जो इंजरी था, उसको ब्लर कर दिया गया है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों? अगर मूवी मेकर्स इसको ब्लर ना करता तो ये मूवी ए कैटेगरी के अंदर आती, यानी कि इस मूवी को 18 ईयर के नीचे के ऑडियंस नहीं देख सकते, लेकिन ये मूवी यूए कैटेगरी के अंदर आती है, यानी कि इस मूवी को 13 ईयर के ऊपर सभी देख सकते हैं, 13 ईयर के नीचे भी देख सकते हैं अगर उनको माँ बाप की अनुमति हो। और ए कैटेगरी वो मूवी होती है जहाँ पर ज्यादा मारधार, खून खराबा और वायलेंस होता है, जैसे कि डेडपूल 2। भाई डेडपूल में तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा था। डिटेल नंबर 28। ओके, सो इस डिटेल के लिए तुम्हें अब लाइक करना पड़ेगा। तो ये जो रॉकी और अधीरा का फाइटिंग सीन था, यहाँ पर अधीरा जब भी रॉकी को पंच मारता था या फिर वार करता था तब वो उसी जगह वार करता था जो रॉकी का वीक पॉइंट था, यानी कि इस जगह में उसे गोली लगी थी। जैसा कि यहाँ पर तो वो वार करता ही है, लेकिन इस सीन में भी वो वही वार करता है। इफ यू लाइक दिस देन वीडियो को लाइक कर देना। अरे अरे अरे, इस पुलिस के पॉकेट में ये मॉडर्न मोबाइल कहाँ से आ गया? एनीवेज, लेट इट गो। डिटेल नंबर 29। तो इसके लिए भी तुम्हें लाइक करना पड़ेगा। ओके, सो इस सीन में जब रॉकी पार्लियामेंट को हाईजैक कर लेता है तब आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ था द पार्लियामेंट विजुअल्स आर प्योरली फिक्शंस 1, यानी कि ये जो पार्लियामेंट आप देख रहे हो इसको VFX यानी कि CGI के द्वारा क्रिएट किया गया था। CGI मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, यानी कि ये रियल पार्लियामेंट नहीं है। और ये दिखाने के पीछे एक ही रीजन है कि जो हमारे इंडिया का जो एक्चुअल पार्लियामेंट है वो हमारे इंडिया का मोस्ट सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। यहाँ पर रॉकी ने 1 सेकंड के अंदर पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया था और रियल लाइफ में पार्लियामेंट को हाईजैक करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर रॉकी इजीली हाईजैक कर लेता है। तो इसको देखने के बाद लोग सोचेंगे, मतलब जो आज तक पार्लियामेंट नहीं गए, जैसे कि मैं पार्लियामेंट नहीं गया और शायद आप भी नहीं गए, गजब बेइज्जती है। तो जो आज तक पार्लियामेंट नहीं गए वो इस मूवी को देखने के बाद सोचेंगे कि हमारे पार्लियामेंट को भी इजीली हाईजैक किया जा सकता है। तो ये वार्निंग दिखाने के पीछे एक ही रीजन है कि लोग ना सोचे कि हमारे पार्लियामेंट को इजीली हाईजैक किया जा सकता है। सो दैट्स द रीजन। ओके, सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉकी ने इंडिया के बाहर भी क्राइम किया है। तो इस मूवी के एकदम एंडिंग में हमें कुछ ऐसे फोटोज दिखाए जाते हैं जहाँ पर रॉकी इंटरनेशनल लेवल में सबकी बजा रहे हैं, और इस चीज को शायद ही आपने नोटिस किया होगा। डिटेल नंबर 30। तो इस सीन में इस बच्चे के पैर में आप घाव को नोटिस कर सकते हो जो हमारे रॉकी भाई हैं। तो डायरेक्टर ने ये क्यों दिखाया? डायरेक्टर हमें ये दिखा के ये कहना चाहते हैं कि रॉकी के माँ का जो लाइफ था वो बहुत पेनफुल था, जिससे कि उसके बच्चे को केयर करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था, जिससे हो सकता है कि शायद ये बच्चा कभी गिर गया और उसे चोट लग गया क्योंकि उसकी माँ काम में बिजी थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो लास्ट डिटेल यहाँ पर कहा जाता है द फाइल फ्रॉम CIA। तो अभी कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म लिखो। आई वांट टू नो हाउ मच स्मार्ट यू आर, एंड द फुल फॉर्म ऑफ CIA इज सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। नहीं पता था ना? मेरे को पता है। ओके, सो इस एंडिंग के सीन में रॉकी ने सारा सोना डुबा दिया था। अब सवाल आता है कि क्या हम उसे निकाल सकते हैं? टेक्निकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, और वजह है प्यार, और वजह है प्रेशर। और प्रेशर बोले तो फोर्स, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये नोट कर लो, ये एग्जाम में आता है। और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, इजीली पास्कल, जो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। एनीवेज, छोड़ो उसे, मुद्दे पे वापस आते हैं कि प्रेशर यानी कि फोर्स पानी का वेट होता है। तो आप अगर समुद्र के नीचे जाओगे तो आपके बॉडी के ऊपर बहुत सारे पानी होंगे जो बहुत ऊपर तक होंगे, और उन सभी का वेट आपके बॉडी के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि आपका बॉडी खत्म। तो इसीलिए हम समंदर के नीचे स्टडी नहीं कर सकते। बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है हमने अभी तक सिर्फ समंदर का 5% ही स्टडी किया है, बाकी 95% अभी वैसा ही है। बाकी का स्टडी नहीं कर सकते हैं, और वजह है प्रेशर। और साइंटिस्टों का यह भी अनुमान है कि डीप अंडर वाटर ऐसे बहुत सारे क्रीचर हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। 5% स्टडी में हमें इतना कुछ मिला, तो सोचो 95% स्टडी में हमें कितना कुछ मिलेगा। और हाँ, हमारे अर्थ में 25% लैंड यानी कि मिट्टी है और बाकी का वाटर। आपको अगर 95 मार्क मिले तो आपको कितना कुछ मिलेगा? शायद 10th में मुझे मैथ्स में 97 मिले थे और भाई मुझे कुछ नहीं मिला। और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।